हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शिव कुमार रोहित स्वागत करता हूं आपका ड्रीम एजू के प्लेटफॉर्म पर। आज अपने बायोलॉजी का एक विशेष टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुवांशिकी। तो पहले अपनी बात करते हैं अनुवांशिकी है क्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुवांशिकी का मतलब होता है जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद अपने कहते हैं कि जैसे उसकी शक्ल है या उसकी जो नाक है या उसका जो मुँह है वो हो सकता है उसके नाने पे या दादे पे या मामा पे क्या होता है। तो वो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, तो वो किसके अंदर अपने बात करते हैं, अनुवांशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आसान में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे का जन्म होने के बाद अपने दिमाग लगाते हैं कि मामा पे गया है नाना पे गया है, उसमें गुणों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो वो अपने किसकी बात करते हैं, अनुवांशिकी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो वर्तमान में होने वाली है उनके अंदर इसका वेटेज काफी अच्छा है। तो अपने बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो पहले अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स है क्या, तो प्रिय विद्यार्थियों ये एक बायोलॉजी की एक शाखा है। ये क्या है, जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा है। अब बायोलॉजी की शाखा है तो इसमें अपने अध्ययन करेंगे। तो इसमें मुख्यतः किन चीजों का अपने अध्ययन करेंगे, ये चीज अपने लिए जरूरी है कि अनुवांशिकी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें अपने क्या कुछ अध्ययन करेंगे, क्या कुछ स्टडी करेंगे, इसमें मुख्यतः दो चीजों को अपने अध्ययन करेंगे। तो नंबर एक क्या करेंगे अपने, नंबर एक अपने बात करेंगे अनुवंशिकता। इसकी बात करेंगे अनुवंशिकता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी, या अपने कह सकते हैं वसांगति। क्या कहते हैं, वसांगति। दूसरे अपनी बात करते हैं विभिन्नता की। इसकी बात करते हैं विभिन्नता, या इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। तो प्रिय विद्यार्थियों अनुवांशिकी क्या है, तो अपने ये कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता या वसांगति या विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो वो शाखा क्या कहलाएगी, जेनेटिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जेनेटिक्स। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहलाएगी, अनुवांशिकी। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट, बहुत ही अच्छी बात कि इसके अंदर अगर बात करें जेनेटिक शब्द की बात करें, इस जेनेटिक शब्द की बात करें, जेनेटिक शब्द की बात करें तो जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सन 1905 में। कब किया था, सन 1905 में। किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने, डब्ल्यू बेटसन। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सन 1905 में और डब्ल्यू बेटसन ने। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, अगर बात करें उसकी महत्वपूर्ण बात कि अगर बात करें इस जेनेटिक शब्द की बात करें कि इस शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, तो जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति या उद्भव या निर्माण, जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति मानते हैं जीन शब्द से। किससे मानते हैं, जीन शब्द से। तो प्रिय विद्यार्थियों अपने को ध्यान रखना है कि जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, जीन शब्द से भी मानते हैं। तो ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सन 1905 में डब्ल्यू बेटसन ने, और जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किनसे हुई है, जीन शब्द से हुई है। प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि भी अपने बात कर रहे थे
कि जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स के अंदर मुख्यतः दो कॉन्सेप्ट पकड़े पड़ते हैं। तो कौन कौन से मुख्य दो कॉन्सेप्ट हैं? तो अभी एक का नाम हमने बात कर रहे थे, वसांगति। वसांगति या जिसको अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। ठीक है, पहली महत्वपूर्ण बात अपने जेनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, वसांगति, आनुवंशिकता। दूसरा अपने इसमें पढ़ते हैं विविधता, या जिसको अपन कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं? वेरिएशन। अब आनुवंशिकता को प्रिय विद्यार्थी अपने क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स के अंदर मुख्यतः दो चीजों का जिक्र करते हैं, एक तो वसांगति या दूसरी विविधता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब अपने बात करते हैं कि हेरिडिटी जो शब्द है, हेरिडिटी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था 1863 में। कब किया था? 1863 में। किसने किया था? तो किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये चीज अपने को याद करनी है। जेनेटिक्स के अंदर अपने क्या कुछ पढ़ते हैं, वसांगति और दूसरा विविधता। क्या पढ़ते हैं? विविधता। तो हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, वसांगति का मतलब क्या होता है? वसांगति जैसे नाम से पता, वंश प्लस गति, यानी जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो कोई न कोई लक्षण, कोई न कोई कैरेक्टर उसके माता पिता से मिलता है। ठीक है, जैसे हो सकता है उसका कद, काठी, व्यवहार, आंखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है, बालों की जैसे आकृति है, किस प्रकार से रहते हैं, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, तो ये सारे क्या है? वसांगति है। कहने का मतलब, वसांगति का मतलब है वंश प्लस गति, यानी कहने का मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना। यानी बच्चे के जन्म होने के बाद अपने दिमाग लगा लेते हैं कि ये उसका लड़का है या उसकी लड़की है। तो कहने का मतलब वो किसके आधार? उनके लक्षणों के आधार पे, उनकी स्ट्रक्चर को देख के अपने दिमाग लगाते हैं। तो अपने किसके अंतर्गत? वसांगति के अंतर्गत। तो वसांगति का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है? अपने ये कह सकते हैं, वसांगति अगर आपसे कोई पूछेगी वसांगति का मतलब क्या होता है, तो वसांगति का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये है कि इसमें कोई न कोई लक्षण, डिटो को भी तो नहीं मान सकते, कोई न कोई लक्षण उसके जन्म पे या उसके माता पिता पे या उसके दादाजी पे या उसके परदादाजी पे या उसके नाना जी पे किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर जाता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? वसांगति। क्या होती है? तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या होता है? वसांगति। वसांगति के अंदर यानी कोई न कोई कैरेक्टर उसके माता पिता से मिलेगा। जब कोई लक्षण माता पिता के अलावा अन्य किसी से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी वो अपने जन्म से प्राप्त नहीं होगा, अपनी पीढ़ी से प्राप्त नहीं होगा, किसी अन्य से प्राप्त होता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नता। तो अपने विभिन्नता की परिभाषा क्या होती है? यानी इसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर अपनी समानता प्रदर्शित करता है, इसमें समानता नहीं होती, असमानता होती है। तो अपने ये कह सकते हैं परिभाषा क्या होती है? परिभाषा अपने क्या कहते हैं इसमें कि एक ही जाति के मध्य एक ही जाति के मध्य पाई जाने वाली असमानताएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी अपने बात कर रहे थे, अगर कोई कैरेक्टर उसके जनक पीढ़ी से मिलता है तो वहां अपने बात किसकी करेंगे? वसांगति की।
अगर कोई कैरेक्टर जनक के अलावा, पैट्रियोटिटी के अलावा अन्य किसी से मिल रहा है तो अपने वहां किसकी बात करते हैं? वेरिएशन की। और वेरिएशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो परिवर्तन होते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव होते हैं शरीर में, और ये जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं धीमे व क्रमिक परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? धीमे व क्रमिक परिवर्तन होते हैं। यानी किसी भी जीव के अंदर, शरीर के अंदर परिवर्तन होंगे वो धीमे होंगे और क्रमिक परिवर्तन होंगे। और किसी भी जीव के अंदर वेरिएशन का होना जरूरी है। अगर वेरिएशन होगा तभी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो उसके अंदर वृद्धि हो ही नहीं सकती, उसका विकास हो ही नहीं सकता। तो किसी भी जीव के अंदर वेरिएशन का होना जरूरी है। अब धीमे व क्रमिक परिवर्तन कैसे है? धीमे का मतलब ये है कि जैसे अपने बात करते हैं कि जैसे कई अवस्थाओं की बात करें, जैसे 0 से 5, 6 से 11 या 12 से 19, जैसे ये जो अवस्था होती है उसको अपने क्या कहते हैं? शेष अवस्था। क्या कहते हैं? शेष अवस्था। और दूसरी जो होती है उसको अपने क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। और इसको क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तो कहने का मतलब कोई भी जीव जैसे आता है, किसी भी जीव के अंदर परिवर्तन आता है तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी से तीसरी अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। जैसे 5 साल का बच्चा कुछ सीखता है, फिर बाल अवस्था में कुछ न कुछ सीखता है, और किशोरावस्था के अंदर बहुत कुछ सीखता है। और किशोरावस्था जैसे ही खत्म हो जाती है तो वो कौन सी स्टेज के अंदर आ जाता है? एक परिपक्व अवस्था के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब अपने अनुमान लगा सकते हैं कि परिपक्व मैच्योरिटी स्टेज इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस स्टेज के अंदर जितने अंगों का विकास होना था वो हो जाता है। अब धीमे का मतलब ये नहीं है कि जैसे अब परिपक्व स्टेज यानी हमारे शरीर के अंदर अंगों का निर्माण कंप्लीट कब हो जाता है, इसको परिपक्व स्टेज क्यों कहा जाता है? प्यूबर्टी एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर अंगों का जितना निर्माण होना था वो कंप्लीट हो जाता है। तो अपने कहने को धीमे कैसे है? क्योंकि परिपक्व अवस्था में आने के लिए कम से कम कितने वर्ष चाहिए? कम से कम 19 वर्ष। तो कहने का मतलब किसी भी जीव के अंदर, किसी भी सजीव के अंदर, ठीक है, किसी भी बच्चे के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए जैसे 1 साल का बच्चा होता है वो सीखता है, फिर 1.5 साल का, फिर 2 साल का, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो भी उसके शरीर में परिवर्तन है, क्योंकि इसके धीरे धीरे विकास अपने ऊपर लक्ष्य होता है। पहले उसको बोलना भी नहीं आता, धीरे धीरे वो बोलना भी सीखता है, पढ़ना भी सीखता है, लिखना भी सीखता है, तो धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। और कर्मी का मतलब क्या होता है? कर्मी का मतलब जैसे अपने अवस्थाओं से गुजरते हैं, ऐसे तो है नहीं कि जैसे 5 अवस्था, जैसे 5 साल को सीधे 5 साल के बाद उसमें किशोरावस्था वाले लक्षण आ गए, नहीं, तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आएगा। कि जैसे अपने गिनती स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 दिन का बच्चा होता है, धीरे धीरे 15 दिन का होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता रहता है। ये परिवर्तन क्या आते हैं? कर्मिक आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि वेरिएशन जो होते हैं उसमें शरीर में परिवर्तन होते हैं, वेरिएशन जरूरी है, परंतु ये जो होते हैं वो धीमे व कर्मिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग जैसे बच्चे की बात करें कि जैसे अनुमान लगाते हैं कि 1.5 साल का जैसे बच्चा होता है, 1.5 वर्ष का जैसे बच्चा होता है, लगभग वो चलना प्रारंभ कर देता है। तो लगभग अनुमानित है कि हो सकता है जैसे कोई बच्चा कमजोर होगा तो 2 वर्ष के आसपास चलना प्रारंभ कर देगा। ये नहीं है कि भारत के अंदर 1.5 वर्ष का बच्चा चल रहा है, तो ये नहीं कि अन्य किसी देश के अंदर वो 6 महीने में चलना प्रारंभ कर देता है। हाँ, लगभग होता है, लेकिन कोई बच्चा कमजोर है तो 1.5 से ऊपर होगा, अपर जैसे 1.5 साल से ऊपर होगा तो 2-3 महीने के बाद चलना प्रारंभ कर दे। अगर व्यक्ति बच्चा हेल्दी है 1.5 साल का चलना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार से क्या है, अपने अनुमान लगाते हैं। पहले कहने का मतलब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है। अब ये नहीं कि 6 महीने का बच्चा दौड़ना स्टार्ट कर देगा, कभी नहीं हुआ, आगे होगा भी नहीं। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर जो परिवर्तन होंगे वो धीरे धीरे परिवर्तन होंगे, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उसके अंदर आपको जो चेंजेस है, जो बदलाव है वो आपको परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे। तो वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन। अब ये विद्यार्थी एक बात और बताता हूं, क्योंकि अपने इसमें भी परिवर्तन होता है, ठीक है, इसमें भी बदलाव होते हैं, और एक अपने बार वर्ड कई बार अपने पढ़ते हैं जैसे उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपने। उत्परिवर्तन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन। अब इसमें भी परिवर्तन होते हैं। इसका शब्द का प्रयोग किया था एक हॉलैंड का वैज्ञानिक था, ठीक है, जिसका नाम था ह्यूगो डेविड। ह्यूगो डेविड। अब
बात करें वेरिएशन का मतलब इस शरीर में परिवर्तन होते हैं, परंतु वेरिएशन के सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बताइए कि धीमे और क्रमिक परिवर्तन होते हैं, जबकि उत्परिवर्तन जो होते हैं वो अचानक होते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक हमारे शरीर के अंदर कोई डीएनए में परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन क्या होते हैं अगली पीढ़ी में जाने की क्षमता रखते हैं। यानी कोई भी जैसे अचानक हमारे डीएनए में कोई परिवर्तन आ जाए, डीएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे, उसके बाद वो गुण के अगली पीढ़ी में जाने की क्षमता रखे, उसको अपने क्या कहते हैं उत्परिवर्तन। परंतु उत्परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं अचानक। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो परिवर्तन होते हैं अचानक होते हैं और क्रमिक नहीं होते। अचानक होते और क्रमिक नहीं होते। कहने का मतलब किसी भी जैसे मान लीजिए अपने को परिवर्तन और बड़े परिवर्तन होते हैं बड़े स्तर पे, ये छोटे परिवर्तन होते हैं धीरे धीरे बदलाव होता है, परंतु ये जो परिवर्तन होते हैं बड़े परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक बाढ़ भूकंप ज्वालामुखी और बिना बताए बिना इन्फॉर्मेशन के जैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं, तो अपने को धीरे धीरे परिवर्तन होगा जरूर होगा, परंतु इसके अंदर कोई पता नहीं होता। जैसे बाढ़ भूकंप ज्वालामुखी जितनी प्राकृतिक आपत्ति आती है वो अचानक आती है और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, और इसमें बड़े परिवर्तन आते हैं और क्रमिक नहीं आते। जैसे आज अगर जैसे सोमवार को अगर बाढ़ प्राकृतिक आपदा एक दिन के लगातार हो चले जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है, ये परिवर्तन होते हैं अचानक होते हैं और बड़े परिवर्तन होते हैं क्रमिक नहीं होते, ठीक है। परंतु अगर परिवर्तन दोनों ही जरूरी है। देखो अगर परिवर्तन जब होता है, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें सारे जीव नष्ट नहीं होते, कोई ना कोई जीव, जैसे मान लीजिए 100% से अगर 20% अगर नष्ट हो गए, 80% अगर जीवित है, तो उसका मतलब वो किसकी धारणा को लागू कर रहे हैं, तो वो धारणा कर रहे हैं अनुकूलन की, एडेप्शन की धारणा। अनुकूलन का मतलब होता है कि जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे उनको बाढ़ या भूकंप या ज्वालामुखी इस प्रकार की घटना उनको परिलक्षित दिखाई दी, तो उन्होंने क्या कर लिया, उसी के अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन कर लिया। अगर जिन्होंने प्राकृतिक आपदा को देखकर अपने शरीर में परिवर्तन कर लिए, वो जीव तो क्या बच जाते हैं और बाकी क्या है नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही अपने साथ होता है, जैसे अपने गर्मी के दिन कुछ प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, सर्दी के दिन तो अपने अगर परिवर्तन करेंगे तब तो अपने क्या सेफ रहेंगे, अगर परिवर्तन नहीं करेंगे ठीक है उसकी विपरीत चलेंगे तो अपने क्या है बीमार हो जाते हैं। तो फिर विद्यार्थियों अपने बात कर रहे थे वेरिएशन में परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन में परिवर्तन होता है, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये धीमे में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, वो अचानक होते हैं, क्रमिक परिवर्तन नहीं होते और बिना इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। और बड़े स्तर पर परिवर्तन आते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव आता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो फिर विद्यार्थियों की अपनी बात कर रहे थे वेरिएशन और उत्परिवर्तन की। अब अपनी बात करते हैं आगे। अब अपने बात करें वेरिएशन के प्रकार की, विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता के प्रकार। एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं कि किसी भी शरीर के अंदर, किसी भी जीव के अंदर असमानताएं आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वेरिएशन किस कारण आते हैं, तो वेरिएशन का मुख्य कारण होता है लैंगिकरण, कि किसी भी शरीर के अंदर जो असमानताएं उत्पन्न होती है माता पिता के अलावा, तो वो किसके कारण होती है, लैंगिकरण के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। ये अपने को याद करने वाली बात है कि विभिन्नता का कारण क्या है, विभिन्नता किसके कारण उत्पन्न होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। तो फिर विद्यार्थियों को अपनी बात करते हैं कि वेरिएशन कितने प्रकार की होती है। वेरिएशन आपको पता होगा जैसे कि वेरिएशन दो प्रकार की होती है। एक तो अपने बोलते हैं अनुवांशिक, अनुवांशिक या अपने जिसको बोलते हैं जननिक विविधताएं, अनुवांशिक या जननिक विविधताएं। और दूसरा इसमें पार्ट होता है, वो होता है वातावरणीय, वातावरणीय या कायिक विभिन्नताएं। तो अभी इनको अपनी डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सी अनुवांशिक विविधताएं होती है और कौन सी वातावरणीय विभिन्नताएं होती है। तो विभिन्नताएं मेरी विद्यार्थियों दो प्रकार की होती है, एक अनुवांशिक होती है और एक वातावरणीय विभिन्नताएं होती है। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो फिर विद्यार्थियों अनुवांशिक का जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी ऐसी विभिन्नताएं, परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी विभिन्नताएं जो हमारे पेतृक, पेतृक का मतलब हमारे माता पिता या हमारे जनक है, या अपने ये कह सकते हैं लैंगिक जन्म के कारण,
किसके कारण? लैंगिक जन्म के कारण, या अपने कह सकते हैं उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण जो उत्पन्न होती है। यानी ऐसी विभिन्नताएं जो हमारे माता पिता के कारण या लैंगिक जन्म के कारण या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, वो कौन सी होती है? अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब जैसे हमारे कुछ कैरेक्टर हमारे जेनेटिक्स होते हैं, जैसे कोई ना कोई लक्षण किसी भी जीव का है, कोई ना कोई लक्षण क्या है उसके माता पिता में जाता है, तो उसके आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इसका लड़का है या इसकी लड़की है, तो वो उसकी क्या है? अनुवांशिक विभिन्नता है। किसके कारण उत्पन्न हो रही है? इनके कारण उत्पन्न हो रही है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की अपनी बात करें, जैसे अनुमान अपने लगाएं, जैसे किसी का कद है, कद काठी है, कद काठी व्यवहार, ठीक है, अपने मान लगाते हैं कि इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के अपने मान लगाते हैं कि उसका रंग क्या है, या जैसे बालों का रंग है, जैसे आंखों का रंग है। अब कई लोग जैसे बाल गुलाबी होते हैं तो उनकी पीढ़ी चलती रहती है, आंखों का रंग है, त्वचा का रंग है, तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स होते हैं। कहने का मतलब ऐसी विभिन्नताएं जो पैतृक से लैंगिक जन्म के कारण या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो वो क्या होती है? अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। कहने का मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर उनके माता पिता में जाता है। जैसे किसी की माता की किसी लड़की की आंखें नीली है तो हो सकता है उसकी माता की आंखें नीली हो, अपने माँ लगा सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक अपवाद होता है कि अनुवांशिक विभिन्नताओं अगर आपसे कोई अपवाद पूछे तो वो होता है जुड़वा। जो ट्विन्स जो होते हैं, जुड़वा जो संतान होती है, वो क्या है? इसका अपवाद होता है। इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले अपनी बात करें अनुवांशिक या जन्य विभिन्नताएं, तो ऐसी विभिन्नताएं जो हमारे पैतृक या लैंगिक जन्म या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उसको अपने क्या कहते हैं? अनुवांशिक विभिन्नता। यानी कोई ना कोई कैरेक्टर उसकी पीढ़ी से मिलता होगा, उसी को अपने क्या कहते हैं? अनुवांशिक विभिन्नता है। और इसमें को बात है जुड़वा संतान, ट्विन्स का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। वातावरणीय विभिन्नता का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरणीय कारक के कारण उत्पन्न हो। ऐसी विभिन्नताएं जो कोई वातावरणीय कारक है उनके द्वारा उत्पन्न होती हो। जैसे वातावरणीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ताप है, दाब है, प्रकाश है, जलवायु है इत्यादि। तो यानी ऐसी विभिन्नताएं जो हमारे वातावरणीय कारक के कारण उत्पन्न होती है उनको अपने क्या कहते हैं? वातावरणीय विभिन्नता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मनुष्य की त्वचा का रंग काला है, सफेद होना। जैसे सर्दियों के अंदर कुछ रंग में सुधार हो जाता है, मौसम ठंडा होता है, और गर्मियों के अंदर अपना रंग जो होता है वो काला हो जाता है। तो कहने का मतलब वो सारे क्या है? वातावरणीय कारक हैं। यानी ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरणीय कारक के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मनुष्य की त्वचा का रंग अगर आपसे कोई वर्ण पूछे तो किस वर्ण के कारण होता है? तो वो होता है मेलानिन वर्ण के कारण। मनुष्य की त्वचा का रंग काला किसके कारण होता है? मेलानिन वर्ण के कारण। तो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुवांशिक विभिन्नता, दूसरी क्या होती है? वातावरणीय। अनुवांशिक विभिन्नता यानी ऐसी विभिन्नताएं जो पैतृक लैंगिक जन्म या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उसको अनुवांशिक, और जो वातावरणीय कारक के कारण उत्पन्न होती है उनको अपने क्या कहते हैं? वातावरणीय विभिन्नता। अब अपने कुछ इनके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। विशेष जानकारी जो आपको याद करने वाली बातें हैं, विशेष अपने कराने सारा में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक,
दूसरा, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुवांशिकी के जनक जो माना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो माना जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल। अगर आपसे कोई कुछ चीज़ भी सुना जाए अनुवांशिकी के जनक हैं, तो आप किसको बताएंगे? ग्रेगर जोहन मेंडल को। अगर बात करें आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आप बताएंगे विलियम बेटसन। डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको दो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन होते हैं? ग्रेगर जोहन मेंडल। और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? विलियम बेटसन। अब अपनी बात करें मेंडल के बारे में, क्योंकि अनुवांशिकी जो जनक है वो कौन है? तो मेंडल। तो मेंडल के बारे में अपने हिसाब से पढ़ते हैं अभी। तो अब अपने जानते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल का जीवन परिचय और कार्यपद्धति। मेंडल के बारे में छोटी सी लेकिन बड़ी जानकारी पढ़ लेंगे। मेंडल का जीवन परिचय है, कार्यपद्धति। तो पहले अपने बात करते हैं मेंडल के नाम की। देखो, अगर आपसे कोई नाम पूछे मेंडल का, तो सारे जानते हैं मेंडल का नाम क्या था? जोहन मेंडल। क्या नाम था? पहले इसका नाम था जोहन मेंडल। जोहन मेंडल। अगर आपको कोई पूछे कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्या है, तो आप बता देंगे पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है विद्यार्थियों ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल। पहले इसका नाम था जोहन मेंडल। बाद में सन 1848 के अंदर जब ये चर्च के अंदर कार्य करते थे पादरी के रूप में, तब इनको ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। वहां से इसके नाम के आगे जोड़ दिया ग्रेगर। तो उनका पूरा नाम क्या बन गया? ग्रेगर जोहन मेंडल। अब ये विद्यार्थियों, इनकी बात करते हैं जन्म की। बात करते हैं जन्म। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको डेट आपको याद करनी है। 22 जुलाई सन 1822 में। 22 जुलाई सन 1822 में मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 में। उसके बाद अपने बात करें जन्म स्थान की। जन्म स्थान की, तो मेंडल का जन्म जो हुआ था वह कंट्री है ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के हेंजेलडोर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव के अंदर, सिलिसियन गांव में। तो प्रिय विद्यार्थी, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि जन्म स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रिया। एक कंट्री का नाम है। वहां पे हेंजेलडोर्फ, वहां क्या स्टेट है? राज्य है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया के हेंजेलडोर्फ यानी जो स्टेट है, राज्य के सिलिसियन के बुक में सिलिसियन की जगह वहां मिलता है सिलिसिया गांव के अंदर, सिलिसिया गांव। तो भी सही है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया के हेंजेलडोर्फ गांव के सिलिसियन गांव। अब जो सिलिसियन या सिलिसिया जो गांव है, वर्तमान के
वर्तमान के अंदर ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रून शहर के नाम से जाना जाता है, ब्रून शहर के नाम से। तो ये चीजें अपने को याद करनी है प्रिय विद्यार्थियों कि जन्म 22 मई 1822, जन्म स्थान ऑस्ट्रिया के हेंजेल्डोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव के रूप में सिलीसिया मिलता है, और सिलीसिया गांव जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इतनी प्रसिद्ध हो गया कि ब्रून शहर के नाम से जाना जाता है। अब अपनी बात करते हैं इसकी कार्यपद्धति के बारे में। कार्यपद्धति की कि मेंडल ने अपने जीवन में क्या कुछ कार्य किया था, तो कार्यपद्धति के बारे में अपने जानते हैं। तो मुख्यतः आपको 4 सन याद करने से। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था इन्होंने? सन 1842 के अंदर, सन 1842 के अंदर क्या किया था इन्होंने? क्या किया था? दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की थी। दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। कब प्राप्त की? सन 1842 के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडल क्या था, तो मेंडल क्या था? एक अच्छा दर्शन शास्त्री था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है बॉटनिस्ट था या फिजिक्स था या साइंटिस्ट था, किस शाखा से बिलोंग करते थे? तो मेंडल क्या था? एक अच्छा दर्शन शास्त्री था। मतलब दर्शन शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, वो कितना ही क्रूर व्यक्ति हो, अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया जाए तो उसके विचार बदल जाते हैं। वैसे विचारों को रखने वाले थे मेंडल। तो मेंडल ने क्या किया? सन 1842 में क्या किया? दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद सन 1848 की बात करें तो सन 1848 में इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी बने। पादरी का मतलब क्या होता है? देखभाल करने वाला। जैसे मंदिर में पुजारी होता है उसी प्रकार से। तो इन्होंने सन 1848 में क्या किया? पादरी इंग्लिश में मॉन्क कहते हैं, मॉन्क MONK। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में ये पादरी बने, और वहां के लोग, जैसे वहां चर्च के अंदर बोर्ड कैसे रहते हैं, वहां के लोग इनको क्या है? ग्रेगर की उपाधि देते हैं इनको। सन 1848 में मेंडल जी को जब चर्च में पादरी बने तो वहां के लोगों ने इनको कौन सी उपाधि दी? ग्रेगर की उपाधि। तो उसके बाद इनका पूरा नाम क्या बन गया प्रिय विद्यार्थियों? ग्रेगर जोहन मेंडल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल का पहला नाम क्या था? जोहन मेंडल। पूरा नाम क्या? ग्रेगर जोहन मेंडल। जब ये ब्रून शहर के चर्च में पादरी बने थे तो वहां के लोगों ने इनको किस नाम से संबोधन किया? ग्रेगर की उपाधि दी, और वहां से इनका पूरा नाम क्या बन गया? ग्रेगर जोहन मेंडल। उसके बाद अपनी बात करते हैं सन 1865 की कि सन 1865 में इन्होंने क्या किया था? तो सन 1865 में इन्होंने क्या किया था? ब्रून सोसाइटी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये ब्रून शहर के अंदर है, के समक्ष शोध पत्र लिखा। क्या लिखा? शोध पत्र लिखा। किसने? मेंडल ने। कब लिखा? सन 1865 में। यानी ब्रून शहर के अंदर, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के अंदर इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र लिखा। शोध पत्र का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति जैसे विशेष डिग्री या PhD जब की डिग्री प्राप्त करता है तो उसके ऊपर कोई शीर्षक की उसको किताब लिखनी पड़ती है। तो मेंडल ने ऐसे किया कि जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च करते थे, संकरण के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर शोध कर रहे थे, उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी। जब इनका सम्मेलन हुआ तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वहां भाग लिया, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको जिस किताब के बारे में वो शोध कर रहे थे बारे में बताया गया। जब मेंडल जी वहां पहुंचे तो मेंडल को लोगों ने काफी
काफी मेंडल की बातों से काफी प्रभावित हुए, यानी उन्होंने जो अपना शोध पत्र जिस पुस्तक के बारे में लिखा था तो वहाँ उन्होंने जो असेंबली थी उसके अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया था। यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बड़े जब विशेष उपाधि देते हैं तो पहले उसमें शोध करना पड़ता है, उसके बारे में किताब लिखनी पड़ती है, तो ऐसा ही मेंडल ने किया था। तो ब्रून शहर के अंदर इन्होंने क्या किया, अपना शोध पत्र लिखा था। इसके बाद क्या हुआ, सन 1866 की बात करें तो सन 1866 के अंदर क्या हुआ कि जो इन्होंने शोध पत्र लिखा था तो उनकी एक पुस्तक, एक पत्रिका वो प्रकाशित हो गई। तो सन 1866 के अंदर इनकी पत्रिका थी जिनके उन्होंने शोध पत्र लिखा था, पादप संकरण पर प्रयोग। पादप संकरण पर प्रयोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पादप संकरण पर प्रयोग एक पुस्तक थी, वो जो इनकी पत्रिका थी, पादप संकरण पर प्रयोग नामक पत्रिका प्रकाशित हुई, पब्लिकेशन हुई। कब हुई, सन 1866 के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों की 4 महत्वपूर्ण कार्य थे। सन 1842 में दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की, 1885 में ब्रून से रिसर्च में पादरी बने, फिर शोध पत्र लिखा, फिर शोध पत्र इनका प्रस्तुतिकरण कब हुआ, पब्लिकेशन कब हुआ, 1866। तो मेन इनका टॉपिक क्या था, मेंडल ने जो प्रयोग किया था, एक्सप्लेन किया था, उसको अपने संकरण नाम दिया था। संकरण का मतलब ये होता है कि दो भिन्न जातियों के, जैसे जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो एक ही जाति के सदस्य के अंदर प्रवेश करवाना, वो क्या होता है, संकरण। क्या होता है, संकरण। अभी अपने बात करते हैं नेक्स्ट, और चलते हैं अपने आगे। तो सन 1866 में इन्होंने क्या किया, पादप संकरण पर प्रयोग नामक पुस्तक प्रकाशित हो गई। फिर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी तारीख अपने को याद करनी है। तो मृत्यु हुई थी इनकी 6 जनवरी सन 1884। 6 जनवरी सन 1884 के अंदर मेंडल इस दुनिया को छोड़कर अलविदा ले गए, एक गुर्दे की बीमारी के कारण। गुर्दे की बीमारी के कारण। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतनी बातें अपने मेंडल के बारे में जानना जरूरी है कि मेंडल का जन्म कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, क्या होने कार्य किया। अब मेंडल के बारे में कुछ विशेष जानकारी अपने लेते हैं के बारे में। इन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया, सिखाने के बारे में नहीं बताया था आपको। पहला महत्वपूर्ण कार्य कि मेंडल जो थे वो क्या थे, आनुवंशिकी के क्या थे, जनक थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स के क्या थे, जनक थे। दूसरे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। इन्होंने क्या किया, आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए, जैसे आपको याद हो और उनके बारे में चर्चा अपने विस्तार से करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसे तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिन्न का नियम। फिर अपने बात करते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडल का प्रथम प्रयोग, तो मेंडल का जो प्रथम प्रयोग था वो किस पे था, तो मेंडल का प्रथम प्रयोग था चूहिया के ऊपर। ये अपने को याद करना है प्रिय विद्यार्थियों कि मेंडल का प्रथम प्रयोग किस पे था, चूहिया के ऊपर था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मेंडल का सर्वमान्य प्रयोग, जिसके कारण फादर ऑफ जेनेटिक्स की संज्ञा दी गई। सर्वमान्य जो प्रयोग था जिसके कारण मेंडल विख्यात हुआ, ठीक है, मेंडल को उपाधि दी गई, तो वो था उदाहरण पटर। ठीक है, सर्वमान्य प्रयोग जिसके कारण मेंडल फेमस हुआ, वो किसके प्रयोग किया था, उदाहरण पटर का। और उदाहरण पटर का बॉटनिकल नेम क्या था, पायसम स्टाइलम। उदाहरण पटर को क्या कहते हैं, गार्डन वीड, जो अपने साग सब्जियों के लिए उपयोग में लेते हैं मटर, वो उदाहरण मटर ही होती है। ठीक है, तो मेंडल ने आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए। मेंडल का प्रथम प्रयोग किसपे था, चूहिया के ऊपर था। मेंडल का सर्वमान्य प्रयोग जिसके कारण मेंडल प्रसिद्ध हुआ, तो वो किसपे था, उदाहरण मटर और पायसम स्टाइलम। अब अगर अपनी बात करें मेंडल के बारे में, अन्य अगर और बात करें कि मेंडल ने उदाहरण मटर के अलावा
अगर आपसे कोई पूछे उदान मटर के अलावा मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया? एलडीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उदान मटर के अलावा मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पर प्रयोग किया था उदान मटर के अलावा? तो उसका नाम है यूरेशियम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद करना है किस प्लांट पे प्रयोग किया था? यूरेशियम के ऊपर। किस पे किया था? यूरेशियम प्लांट के ऊपर, यूरेशियम पादप पर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाए उतने ही कम है। ये मेंडल ने उदान मटर के अलावा किस पादप पर प्रयोग किया था? यूरेशियम पर। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडल के अलावा, मेंडल से अगर पहले बात करें, मेंडल से पूर्व उदान मटर पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेंडल से पहले ही इस पे प्रयोग किया गया था उदान मटर पर, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम आपको याद करना है नाइट एंड घोष। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल से पूर्व ही उदान मटर पर प्रयोग किया था, परंतु ये अमान्य प्रयोग था। इन्होंने अपने प्रयोग को बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि इनको बायोस्टैटिक्स का ज्ञान न होने का इन्होंने अपना प्रयोग बीच में ही छोड़ दिया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, जो आपको याद करने वाली है। अब जैसे अपनी क्या है कि मेंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, ठीक है, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया, ठीक है। तो अपने इसी जेनेटिक्स के अंदर जो डिस्कवरी जो होती है, कौन से वर्ड बार-बार प्रयोग के लिए जाते हैं, उनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस जेनेटिक्स के अंदर आपको मैं 0 से लेकर एडवांस लेवल तक आपको छोटी-छोटी बातों को अपने बहुत ही डीपली अपने पढ़ते जाएंगे धीरे-धीरे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अनुनासिक शब्दावली के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।